स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 13वें अध्याय वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो जब शब्दों को ऐसे व्यवस्थित क्रम में व्यक्त किया जाए जिसका कुछ अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। कर्ता अर्थात किसी भी काम को करने वाला। जैसे सीमा सो रही है, मुकुल पत्र लिखता है, तो इसमें सीमा और मुकुल शब्द उद्देश्य हैं क्योंकि वाक्य में वे ही कर्ता हैं और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। नेक्स्ट, विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया कर्म आदि का विस्तार होता है। जैसे सीमा सो रही है, मुकुल पत्र लिखता है, तो यहाँ पर सो रही है उद्देश्य की क्रिया और उसका विस्तार है। इसी प्रकार पत्र लिखता है में उद्देश्य का कर्म और क्रिया का विस्तार है, तो इसलिए ये विधेय हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब वाक्य के भेद। वाक्य को दो आधारों पर विभक्त किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनमें एक ही कर्ता होता है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे सुधा घर जा रही है, तो इस वाक्य में सुधा उद्देश्य है और घर जा रही है विधेय, तो इसमें सिर्फ एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बनता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। इसे हम समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, मैं कानपुर जाऊंगा तथा मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे, तो इसमें पहला वाक्य है मैं कानपुर जाऊंगा, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे, यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है और इसे समुच्चय बोधक या योजक शब्द से जोड़ा गया है जो है तथा। तो इसमें जाऊंगा और आएंगे ये दो क्रियाएं हैं, तो संयुक्त वाक्य जो एक से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनते हैं और जिन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ एक किताब रखी है जो मेरी है, तो इसमें वहाँ एक किताब रखी है, यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जो मेरी है यह आश्रित उपवाक्य है क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो मेरी है तो हमें नहीं पता कि किसके विषय में बात की जा रही है। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने की सूचना मात्र होती है उन्हें वाचक वाक्य कहते हैं। ये भी सरल वाक्यों की तरह ही होते हैं, इनमें भी सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे गाय दूध देती है, तो इसमें सिर्फ देना एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के ना होने का पता चलता है, ऐसे वाक्यों को निषेध या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनमें ना, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तथा लिखते समय इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो इत्यादि। नेक्स्ट, आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों से आज्ञा या निर्देश दिया जाता है, इसलिए इन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सुरेश विद्यालय जाओ, ये शोर मत करो।
तो इन वाक्यों में आज्ञा या निर्देश दिए जाने का संकेत होता है। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों से वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना अथवा श्राप का भाव व्यक्त होता है, इसलिए इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट, संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं कल ना आ सकूं, तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद आऊं या ना आऊं, तो इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं है। नेक्स्ट, संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर होता है, इसलिए इन्हें शर्त बोधक वाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। नेक्स्ट, विस्मयादिवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है, इसलिए इन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, तो इनमें विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये वे शब्द होते हैं जो मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के उद्देश्य को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न कीजिए। इसका उत्तर जो कुछ मिले वही उद्देश्य होता है। उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का शेष भाग विधेय होता है। विधेय में क्रिया अवश्य होती है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट, वाक्यों को कितने आधारों पर विभक्त किया जाता है। वाक्यों को 2 आधारों पर विभक्त किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है मैं घर नहीं जाऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। यहाँ पर आप संकेतवाचक के स्थान पर विस्मयादिवाचक लिखेंगे। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो इसमें रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो इसमें पहला वाक्य है अंकित कल आ रहा है। तो इसमें उद्देश्य अंकित है और कल आ रहा है विधेय। तो इन्हें आप स्वयं इन रिक्त स्थानों में लिखेंगे। नेक्स्ट है माँ खाना बना रही है। इसमें माँ उद्देश्य है और खाना बना रही है विधेय। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चे उद्देश्य है और खेल रहे हैं विधेय है। अच्छे विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं। तो इसमें अच्छे विद्यार्थी उद्देश्य है और मन लगाकर पढ़ते हैं विधेय। कछुआ जल में रहता है, इसमें कछुआ उद्देश्य है और जल में रहता है विधेय। नेक्स्ट, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें सरल वाक्य माँ खाना बना रही हैं। मिश्र वाक्य मेरे पास एक घोड़ा है जो तेज दौड़ता है। संयुक्त वाक्य मैं कानपुर जाऊंगा और मेरे भैया कानपुर से यहाँ आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए।
तो इसमें फर्स्ट है कोयल बाग में बोलती है, तो इसमें यह विधानवाचक वाक्य है। तुम आज पाठशाला नहीं गए, यह निषेधवाचक है। तुम क्या पढ़ रहे हो, यह प्रश्नवाचक है। फोर्थ है वह आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी, तो यह विस्मयादिवाचक वाक्य है। आप इसमें यहाँ विस्मयादिवाचक लिखेंगे। नेक्स्ट, शायद मैं तुम्हारे साथ न चल सकूं, यह संदेहवाचक है। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, यह इच्छावाचक है। रोहन खाना खाकर सो जाओ, यह आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है कहलाता है वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। रमेश खाना खा रहा है, रचना के आधार पर यह वाक्य है सरल। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ। कभी कभी वाक्यों में उद्देश्य विधेय के बाद आता है, जैसे कहाँ जाओगे तुम, तो आप भी इसी तरह के 4 वाक्य बनाइए, तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट, मेरे दादाजी विषय पर एक निबंध लिखिए। निबंध में प्रयुक्त संयुक्त और मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलने का अभ्यास कीजिए, तो यह कार्य आप करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे दादाजी विषय पर एक निबंध लिखने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सरल और मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलने का अभ्यास करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।